हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो गार्बेज जो वर्ड है, आई थिंक उससे आप लोग फैमिलियर हो गए। गार्बेज का हिंदी मीनिंग होता है कचरा, कूड़ा, करकट। ठीक है, तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि कौन सा कचरा हम घर में रख सकते हैं और कौन सा कचरा हमें अपने घर से बाहर निकालना होता है। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमें अपने घर से कम वेस्टेज या कचरे को निकालना चाहिए, और जितना हो सके अगर कोई रीयूज्ड कचरा है जिसको हम फिर से यूज कर सके, उसको हमें अपने घर में रखना चाहिए और उसके साथ क्रिएटिविटी करना चाहिए, जिससे जो हम अपने घर से बाहर कचरा निकालते हैं और हमारा जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसे हमें बचाना चाहिए। और उस कचरा जो भी हम एनवायरनमेंट में अपने यहाँ घर के बाहर निकालते हैं, उसको हमें कम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं डंपिंग ऑफ वेस्टेज। ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्टेज क्या होता है? We sweep houses, shops, and other places, collect the dirt and other waste materials in the polythene and throw it either in a drain or at the corner of the street। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने घर का झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, दुकान में या कहीं पे भी जो भी कचरा हम निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, या तो पॉलीथीन बैग में डाल के उसको फेंक देते हैं, या किसी भी रोड के किनारे डाल देते हैं। और क्या होता है कि कहीं न कहीं से कचरा उड़ के रोड से या किसी जानवर की वजह से वो नाली में भी कभी-कभी चला जाता है। Next, the heaps of rubbish material not only spread dirtiness but also provide shelter to houseflies, mosquitoes, microorganisms, bacteria, and other disease-carrying living organisms। और ये जो कचरे का जो हम माउंटेन बनाते जा रहे हैं, कचरे का जो हम पहाड़ बनाते जा रहे हैं, या कचरे का जो हम ढेर लगाते हैं, इससे क्या होता है कि सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलती है, इसके साथ-साथ बीमारियाँ भी बहुत फैलती हैं। और ये बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हाउस फ्लाइज़ से, मॉस्किटो से, मक्खियाँ से, मच्छरों से, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस। आज के टाइम में जो कोरोना वायरस दुनिया में आ रखा है, वो कहाँ से आया? वो भी कहीं न कहीं गंदगी से ही आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें आसपास का एरिया को बहुत ही साफ रखना चाहिए। अपने घर को साफ रखने का मतलब ये नहीं है कि घर का सारा कचरा जो है वो उठा के हम लोगों ने रोड पे डाल दिया, वहां पे भी तो हम जाते हैं। अगर वहां हम उसको साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बीमारियां होंगी। हॉस्पिटल वेस्ट इंक्लूड्स बैंडेजेस, कॉटन इम्पल्स, इंजेक्शन बॉटल्स, टैबलेट रैपर्स, कट आउट plaster, syringes, glucose bottles, needles, papers, corks, instruments, tubes, fruit fillings and सीड्स। हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, लाइक बैंडेज हो गया, रुई हो गया, कॉटन इंजेक्शन हो गया, और भी बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लूकोज बॉटल्स, नीडल, पेपर्स, ये सारी चीज़ें, जितनी भी हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, ये भी हम कहाँ डालते हैं? एक ऐसी खाली जगह पे डालते हैं, और धीरे धीरे इकट्ठा होके वो क्या करता है? सड़ता है, और सड़ के हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है। मोस्टली वेस्टेज आर यूज फॉर फिलिंग द लो लाइंग एरियाज। These things pollute the soil and are responsible for several fatal diseases। मोस्टली क्या होता है कि हम अपने कचरे को लो लाइंग एरियाज में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो लो होते हैं, निचले हिस्से में डालते हैं, निचली जगह पे डालते हैं, और कचरा भर भर के उसको हम जो बाकी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो वो पर्टिकुलर लैंड होता है, जो पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ हम कचरा डाल रहे होते हैं, वहाँ पे उसकी मिट्टी जो है वो पोल्यूट होती है, प्रदूषित होती है, और बहुत सारे फैटल डिजीजेस, बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को पैदा करती है। Many people short our syringes, tubes, needles and other reusable instruments, wash them and reuse them, which become the cause of many diseases। और बहुत से
लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों में हम ये बोल सकते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं या जो रैग पिकर्स होते हैं, वो इस कचरे को उठाते हैं और इसमें से उनको जो भी ऐसा ज़रूरत का सामान होता है उसको निकालते हैं धुल के और उसको रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं और करते भी है काफ़ी टाइम, लेकिन वो सही नहीं होता, सेफ नहीं होता, उनके हेल्थ के लिए सेफ नहीं होता और इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो डंपिंग ऑफ वेस्टेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कचरा है, ठीक है। तो डंपिंग ऑफ वेस्टेज में यही बताया गया है कि घर का कचरा, दुकान का, हॉस्पिटल का या बहुत सारी जगह से जो लोग अपना घर साफ करते, दुकान साफ करते, हॉस्पिटल साफ करते, जो भी कचरा निकलता है वो एक लो लाइंग एरियाज में डाल देते हैं और उससे क्या होता है कि वो सड़ता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। नेक्स्ट जो है वो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज। जो कचरा हम निकालते अपने घर से उसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। So, garbage or waste may be in form of fruit or vegetable peels, discarded objects, wrapping materials, wasted food as household garbage, or discarded chemicals and fertilizers washed into rivers, domestic sewage, etc. These wastes can be segregated into biodegradable and non-biodegradable wastes that rot, undergo degradation by the action of decomposers. Tiny organisms found in the soil are called biodegradable wastes. Dead plants and animals and their products like fruit and vegetable peels, paper, and leaves decay very easily. These wastes mix with the soil and produce manure. Wastes that do not rot by the action of decomposers are called non-biodegradable wastes. For example, glass, plastic, and metals. Many of them can be recycled to produce new things. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने कचरे को दो टाइप में डिवाइड किया। किसमें किया? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे, या उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूजेबल वेस्ट एंड नॉन यूजेबल वेस्ट। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होते हैं। वेस्ट इज दैट रॉट अंडरगो डिग्रेडेशन, मतलब कचरा जो कि सड़ जाता है और डिग्रेडेट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब हम कहीं कचरा डालते हैं या मिट्टी में उसको गाड़ देते हैं, तो जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या और टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उस कचरे को धीरे धीरे खाकर उसको खत्म कर देते हैं, जिसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मतलब कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको हम डिग्रेड करके या उसको हम यूज्ड करके उसको हम इन्वायरमेंट से कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, पेपर एंड लीव्स। जो पत्तियां होती हैं, जो कागज होते हैं, जो फल के या सब्जी के जो छिलके होते हैं, ये इजिली डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। एंड इनको अगर हम ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, लाइक फल और सब्जियां के छिलके हो गए, कागज और लीव्स हो गए, इनको हम अगर मिट्टी में गाड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा खाद मिल जाता है, ऑर्गेनिक खाद मिल जाता है। और ये ऑर्गेनिक खाद हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड बायोडिग्रेडेबल तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, अब हम समझेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। So, wastes that do not rot by the action of decomposers are called non-biodegradable wastes. ऐसे कचरा जो कि कभी भी खत्म नहीं होते, सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, सालों साल पड़े रहते हैं, उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स, many of them can be recycled to produce new things। ठीक है, ये सालों साल जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, ये पड़े रहते हैं, इनका कोई भी
डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। इनको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल्ड कर सकते हैं, और ये हमें कभी कभी हेल्थ हजार्ड्स भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस रहा होगा पहले, अभी हमारे पास सिर्फ वो प्लास्टिक का खाली डब्बा है। अगर हम इसको रीयूज्ड या रिसाइकल्ड करेंगे तो आप समझ सकते हो कि वो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस प्लास्टिक में भी था, वो अगेन हम उसको किसी चीज आफ्टर रिसाइकल्ड, आफ्टर रीयूज किसी और चीज के लिए यूज करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि वो हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ऐसे कचरा होते हैं हमारे घर के जो निकलते हैं, लाइक फल सब्जी के छिलके हो गए, कागज हो गए, लीव्स हो गए, जिनको हम अगर मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे खाद बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी कर सकते हैं कि जो ये सारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हमारे घर से निकलते हैं, इनको हम कहीं क्यों ना एक मिट्टी के गड्ढे में इनको गाड़ते जाएं और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद बना ले, जिससे हम अपने प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स हमारे हैप्पी होंगे और उनको किसी चीज का केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमने ऑर्गेनिक खाद बनाया, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया, और ऑल्सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हमें महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो आपने समझ लिया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होते हैं ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, तो ग्लास और मेटल्स तो चलता है क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट जो होता है वो होता है प्लास्टिक, बिकॉज जब ये गर्म होता है या जब हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट होता ही है, हमारे हेल्थ पे भी बहुत इसका असर होता है और बुरा असर होता है। कभी कभी तो कैंसर भी हो जाते हैं और सांस से रिलेटेड तकलीफें भी होती हैं। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने घरों में या हम अपने यूज में बहुत ही कम से कम प्लास्टिक को यूज करें। नाउ depending on the type of wastage, two garbage bins, one for biodegradable wastage and other for non-biodegradable wastage should be used. This will help in easy sorting and recycling of wastage to make beneficial products. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेस्टेज, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कचरे के टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें दो गार्बेज बिन या दो डस्टबिन अपने घर में रखना चाहिए, जिसमें हम एक में डालेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और एक में डालेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इससे क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होगा इसको हम फिर से या इसको हमें यूज करने में फिर से इजी रहेगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल और रीयूज करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसको कहीं खुले जगह में फेंकने के। तो यहाँ पे आप लोग दो डस्टबिन देख रहे होंगे, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। Green bins are for biodegradable wastage like vegetable and fruit peels, spoiled food, tea leaves, egg cells, tissue paper leaves, hair, etc. ठीक है, तो आपने कभी देखा भी होगा पब्लिक प्लेस पे, एयरपोर्ट वगैरह पे या मॉल में देखा होगा कि वहाँ पे टू टाइप्स के डस्टबिन रहते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। जो भी चीज हम खाने पीते बाहर खाते पीते हैं, जो भी चीज यूज करते, तो हम अगर उसको फेंकने की जरूरत होती है, तो जो हमें पता है जैसे हमारा कुछ खाने की चीज हो गई, टी लीव्स का टी बैग हो गया या एग शेल हो गया, टिश्यू पेपर ही मान लीजिए फेंकना है, तो हम उसको कहाँ डालेंगे, ग्रीन बिन में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हम इसको बायोडिग्रेड करके खाद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, और अभी बनाया भी जा रहा है, यूज किया जा रहा है इस टेक्निक का, ठीक है, कि ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ रहे, स्वच्छ रहे और कम से कम कचरा हमें इन्वायरमेंट में डालना पड़े। और जो ब्लू बिन्स होते हैं इनमें हम कौन से डालते हैं, जो रिसाइकल वेस्ट होते हैं, जो कि
डिग्रेड नहीं होते, बट हम उनको रिसाइकिल करते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना कचरा का जो हम लोगों ने पहाड़ खड़े किए हैं वो कम हो जाए। तो ये जो रिसाइकल्ड वेस्टेज होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइक ग्लास बॉटल हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ओल्ड बैटरी, चॉकलेट रैपर्स, पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा। बेसिकली जो ब्लू बिन होता है उसमें हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डालते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल सेट किया गया है इस चीज को, कचरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो वो एग्जाम्पल है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। कचरे से हम बहुत ही अच्छी चीजें बना सकते हैं। The Rock Garden in Chandigarh is an excellent example of how solid wastes can be utilized. तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमें ये बताने के लिए कि कैसे हम जो सॉलिड, जो ठोस कचरा होता है उसको हम यूटिलाइज करके अपनी डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हैं। Every item in this garden is made from waste materials like tires, plastic bottles, egg cells and tube lights. इस गार्डन में, जो रॉक गार्डन है, वहाँ पे क्या किया है लोगों ने, सॉलिड वेस्टेज का यूज करके बहुत सारे अट्रैक्टिव चीजें बनाई हैं। This innovative idea of utilizing solid waste has made the rock garden very popular tourist attraction. और जो रॉक गार्डन का ये आइडिया था कि सॉलिड वेस्ट को दोबारा से यूटिलाइज करके हमें उसमें से क्रिएटिविटी निकालने का, इसकी वजह से जो रॉक गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन गया। इसके कुछ पिक्स हैं जो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, जो आप देख सकते हैं, कैसे पीछे देख सकते हैं जो ये केन बॉटल्स हैं, इनको यूज करके इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, और इससे हमारे इन्वायरमेंट से काफी ज्यादा कचरा जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है उनका यूज करके कैसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। ये है हमारा रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, और ये दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इस गार्डन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नाउ कंपोस्टिंग। तो कचरा हम लोगों ने समझ लिया 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे बात आती है कंपोस्टिंग की। तो समझते हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और कचरे के टॉपिक पे इसका क्या काम है। सिंस बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्टेज लाइक वेजिटेबल पील्स, waste food, leaves, dead flowers and egg cells can be recycled. They are converted into manure by burying them in compost pits. Recycling of organic wastes like vegetable peels, waste food, leaves etc. by burying them in compost pits is called composting. तो कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, जैसे कि हमारे फल सब्जियों के छिलके हो गए, घर से जो खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जो पत्तियां सूख जाती हैं, जो फ्लावर्स झड़ जाते हैं, और जो अंडे के छिलके होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक कंपोस्ट पिट बनाते हैं। ये कंपोस्ट पिट एक लकड़ी का डिब्बा हो सकता है, और इसमें हम मिट्टी को डालते हैं। मिट्टी को डालने के बाद ये कचरे सारे उसमें डाल देते हैं, एंड देन फिर से ऊपर से उसमें मिट्टी की एक लेयर बिछा देते हैं, और ये जो पर्टिकुलर जो पिट हम लोगों ने बनाई है इसको बोलते हैं कंपोस्ट पिट। और थोड़े दिनों के बाद ये इसमें जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कचरा डाला था वो सड़ जाता है, और सड़ के बहुत ही अच्छा खाद बना देता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ recycling of organic wastes like vegetable peels, waste food, leaves etc. by burying them in compost pits is called composting. इस process को बोलते हैं composting. Composting is a simple and almost effortless process of recycling. कंपोस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रोसेस समझाया, आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना इजी है और कितना इजीली हम अपने जो घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसको एटमॉस्फेयर में जाने से अच्छा है कि हम उसको अपने घर में एक कंपोस्ट पिट बना के और अच्छा खाद बना के अच्छे अच्छे पेड़ों को उगा सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं। और जो कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा
सिंपल है और एफर्टलेस है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। तो अब आप सोच रहे होगे कि मिट्टी में सिर्फ ये कचरे डालने से ये डिग्रेड कैसे हो जाते हैं, ये जो कचरा है, जो ऑर्गेनिक कचरा है, ये खाद में कैसे बदल जाता है। तो ये बदलता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आसानी से डिग्रेड होके एक खाद बनाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाता है। तो वो पॉसिबल होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी जो सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोस्टिंग वेयर अ काइंड ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म्स और रेड रिकलर्स एक्ट ऑन वेस्टेज एंड डिग्रेड देम। ठीक है, कंपोस्टिंग में एक और भी काइंड है, एक और प्रकार है जिसकी वजह से हम खाद बना सकते हैं ऑर्गेनिक कचरे से। वो होता है जो कि अर्थवर्म के द्वारा होता है। अर्थवर्म को रेडवर्म भी कहा जाता है। केचुए जो होते हैं ना, बोला जाता है कि किसान के अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों अच्छे दोस्त होते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जो केचुए होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिसकी वजह से जो किसान की फसल होती है वो अच्छी उगती है। ठीक है, तो कंपोस्टिंग की प्रोसेस एक और होती है जो कि अर्थवर्म के द्वारा होती है और रेड वर्म के द्वारा होती है, जिसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, this type of composting with the help of a type of earthworm called red worms is called vermi composting. इसको अभी मैं आपको एक फिगर से भी समझाऊंगी। ठीक है, तो रेड वर्म्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर व्हिच इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो मैंने जैसे बताया कि केचुए को, अर्थवर्म को या रेड वर्म को किसान का, फार्मर का एक अच्छा फ्रेंड या दोस्त बताते हैं। तो क्यों बताते हैं? बिकॉज ये जो केचुए होते हैं ये मिट्टी में जो भी खाना या सड़ा गला चीजें जो भी पड़ी होती हैं उनको एक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी खाद जो कि न्यूट्रिएंट रिच होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल मिट्टी के उपजाऊ का जो उसका कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो केचुए होते हैं, ठीक है, इनको मिट्टी में ये रहते हैं, रेड वर्म्स भी कहा जाता है, और ये इस कंपोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हम मिट्टी में गाड़ देते हैं, और जो मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगाई, बैक्टीरिया और ये जो अर्थवर्म होते हैं, ये उस मिट्टी को खाद में बदल देते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म के द्वारा जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग भी बहुत ही इजी है, आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैन बी मेड इन 3-4 वीक्स। वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो खाद हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं अबाउट 1 मंथ में या 3 या 4 वीक्स में। एंड इट अपीयर्स एज लूज सॉइल लाइक मटेरियल। One should not put animal product or oily substance in the pit as it could lead to the growth of disease causing organism. तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं हम? जैसे कि मैंने बताया था, एक कंपोस्ट पिट ले लेंगे, लकड़ी का बक्सा ले लेंगे, उसमें सॉइल डालेंगे। सॉइल डालने के बाद जो फल के या सब्जी के जो छिलके होंगे, अंडे के सेल जो छिलके होंगे, लीव्स होंगे, पेपर होंगे, वो सारा कुछ डाल देंगे। एंड फिर से ऊपर से एक सॉइल की लेयर डाल देंगे, मिट्टी की लेयर डाल देंगे। ठीक है, और 3-4 वीक्स के बाद अच्छी सी खाद बन जाती है, ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि सॉइल लाइक मटेरियल ही होता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है? ये है खाद है जो कि वर्मी कंपोस्ट द्वारा बनाई गई है, जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। ठीक है, लेकिन हमें इस कंपोस्ट पिट में क्या नहीं डालना होता है? एनिमल प्रोडक्ट नहीं डालना होता है, कोई भी ऑयली सब्सटेंस नहीं डालना होता है, कोई भी पिकल या अचार या कुछ भी नहीं डालना होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अर्थवर्म है या और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से खाद बन रहा है, वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्टिंग प्रोसेस के दौरान एनिमल प्रोडक्ट, ऑयली सब्सटेंस या कोई भी पिकल को नहीं डालना है। ठीक है,
अब बात करते हैं लैंडफिल्स की। कंपोस्टिंग की प्रोसेस में तो हमने समझ लिया कि हम अपने ऑर्गेनिक वेस्टेज को कैसे यूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट से कचरे को कैसे कम कर सकते हैं। अब हम लैंडफिल्स देखेंगे। लैंडफिल्स हमें किस तरीके से हेल्प करता है कचरे को कम करने के लिए। लार्ज एरियाज यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल आर कॉल्ड लैंडफिल्स। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि घर का जितना भी हम कचरा हमारे घर से जो ले जाते हैं, सफाई कर्मचारी या जो रैक पिकर्स होते हैं लेके जाते हैं, ये कचरे को डालते कहाँ होंगे? आपने कभी सोचा है कि इतना ये ट्रक भर भर के कचरा लेके जाते हैं तो डालते हो कहाँ होंगे? तो ये डालते हैं शहर से दूर कुछ लो लाइंग एरियाज होती हैं वहां पे डालते हैं और उनको लेबल में जो हमारे जो शहर के जो भी वो एरिया होता है उसके लेवल में लाने के लिए उसमें कचरा भर भर के उस जमीन को, उस लो लाइंग एरिया को ऊंचा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट को हम डालते हैं, इसको बोलते हैं लैंडफिल्स। द लैंडफिल इज अनदर मेथड टू मैनेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लैंडफिल जो है एक दूसरा मेथड है जो कि हम जो भी हमारा जो कचरा होगा, ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होगा, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो लैंडफिल एक दूसरा मेथड है। इन अ लैंडफिल गार्बेज इज बरीड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट डैमेज द environment. Garbage buried inside landfills stay here for a long time as it decomposes very slowly. After a landfill is full, it can be converted into a park. For example, Indraprasth Park in New Delhi is built on a landfill site. तो लैंडफिल में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको हम डालते हैं क्योंकि वो निचला हिस्सा होता है और उसे हमें ऊपर के हिस्सा जो हमारे शहर का ऊंचा हिस्सा है वहां तक उसको लाके बराबर करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कचरा भर के ले जाते हैं उसको वहां पे डालते रहते हैं और तब तक डालते हैं जब तक वो ऊंचा नहीं हो जाता एंड फिर उसको मैनेज करते हैं, उसको लेबल में करते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बिछा देते हैं और इस तरीके से वहाँ जब लैंडफिल फुल हो जाता है उसको एक पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है न्यू दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है न्यू दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क। ये एक लैंडफिल साइट के ऊपर बनाया गया है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आजकल हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि जो एनवायरनमेंट में डे बाय डे कचरा का इतना माउंटेन नहीं, पहाड़ बनता जा रहा है और इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। ऑल्सो बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ आज के जो लोग हैं ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो वो बहुत सारे आइडियाज़ निकालते कि कैसे हम कचरों का रिसाइकल्ड करें, रीयूज करें और रिड्यूस करें। नाउ मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया और उसको कैसे यूज करना है वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, बाय कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्स। अब हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन कौन से होते हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। प्लास्टिक बैग होते हैं, ग्लास बॉटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, ये सालों साल ही बने रहते हैं, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, हटते नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब मिट्टी की खुदाई होती है तो आपने देखा होगा उसमें से प्लास्टिक निकलते हैं और भी बहुत सारी मेटल की चीजें निकलती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बोटल्स, ये सब कभी डिकम्पोज नहीं होते और इनको अगर हम कहीं डालते भी हैं खुले में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बिकॉज ये हार्मफुल रेडिएशन को फैलाते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो इनके लिए आखिर क्या उपाय है, इनको मैनेज करने का क्या उपाय है? तो इसके लिए उपाय है बाय प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 आवर्स। ये 3 आवर्स क्या है? तो 3 आवर्स हैं हमारे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल जो है ये हम लोग यूज करते हैं
टू मैनेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं रिड्यूस। वी नीड to reduce the amount of waste generated by consuming more and throwing away less. We often buy more things than we really need. ठीक है, nowadays disposable items have become popular. For example, ballpoint pen, plastic bag, disposable napkins, etc. We are using them frequently without giving a thought to their hazardous effects. Here are some tips for reducing wastage. ठीक है, तो कचरे की मात्रा को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो वो कम कर सकते हैं कि हम उसको यूज तो करें बट ज्यादा से ज्यादा कचरा घर से फेंके नहीं, हम उसको बार बार यूज करें। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं और फेंक देते हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स आ गए हैं मार्केट में, जो जिसके एग्जांपल्स हैं बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल नैपकिन्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं कि लोग इनको यूज करते हैं और ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि कचरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो टू रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, हमको बस यही करना है कि हम कम से कम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं। लाइक प्लास्टिक बॉटल हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया है। वी आर यूजिंग देम फ्रिक्वेंटली विदाउट गिविंग अ थॉट टू देयर डिस इफेक्ट्स, और हम उनको बार बार यूज़ करते हैं और हम समझते भी नहीं है कि ये हमारे लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स दे रखे हैं जो कि हम कचरे को बढ़ने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। यूज अ फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन। तो हम बॉल पॉइंट जो यूज एंड थ्रो होते हैं उनकी जगह हम फाउंटेन पेन यूज कर सकते हैं, या इंक जो पेन होता है उनको यूज कर सकते हैं, जिनमें जो कि हमें फेंकना ना पड़े, हम उनमें बार बार इंक को फिल करके यूज कर सके। यूज ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर पैकेजिंग एंड, ठीक है, तो ओल्ड जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको हम पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खाना रखना है या कोई भी एनवलप्स बनाने होते हैं वो उसमें हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा कचरा कम होगा, हम बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उसको बार बार यूज करेंगे। यूज क्लॉथ नैपकिन्स इन प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल वंस। तो जो डिस्पोजेबल नैपकिन्स होते हैं उनकी जगह हम क्लॉथ नैपकिन्स यूज कर सकते हैं, जिससे क्लॉथ नैपकिन गंदा होगा तो हम इसको बार बार धुल के भी यूज कर लेंगे। लेकिन जो डिस्पोजेबल होते हैं हम इनको एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कचरा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है रीयूज। हम हमें अपने कचरे को कैसे रीयूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ उनको फेंकने के लिए। We can reuse certain things for more than one purpose. If we reuse them for other purposes, we can help in reducing waste. Here are some of the tips for reusing things. हमें बार बार एक चीज़ को reuse करना चाहिए, उनको अलग अलग purposes के लिए use करना चाहिए instead of उनको फेंकने के। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने जो घर का जो वेस्ट होता है उसको रीयूज करें। स्मॉल जार्स एंड बॉटल्स कैन बी क्लीन टू कीप सम अदर किचन स्टफ। किचन में हम क्या करते हैं, नए नए जार्स मंगाते हैं, बॉटल्स मंगाते हैं। जब उनमें से जो स्टफ होता है वो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम बॉटल को, जार्स को फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको धुल के दोबारा से यूज करना चाहिए। ठीक है, दोबारा से उसमें और भी कोई चीज़ रखनी चाहिए जो कि हम अपने किचन में रोज़ यूज़ करते हैं। वन शुड प्रेफर ग्लास बॉटल टू मेटल कैन व्हेन बाइंग जूस और सॉफ्ट ड्रिंक। द बॉटल्स कैन बी रीफिल्ड। ठीक है, तो हम जब जूस लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेटल हमें ग्लास बॉटल को प्रेफर करना चाहिए। ग्लास बॉटल को हम धुल कर फिर से उसमें कुछ और भी भर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी मेड इनटू अदर यूजेबल आइटम्स लाइक कुशन कवर, हैंकरचीफ एक्सेट्रा। हमें जो पुराने कपड़े होते हैं वो हमें फेंकने नहीं चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, या फिर उसका हमें कुशन कवर या छोटे छोटे हैंकरचीफ्स, रुमाल बना के या नैपकिन्स बना के यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल नैपकिन। ओल्ड मोबाइल फोन्स कैन बी डोनेटेड टू फ्रेंड्स और फैमिली। अगर आपका मोबाइल फ़ोन पुराना हो गया, आप उसे रखना नहीं चाहते, तो आप उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या फिर अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कचरे को थोड़ा-सा मैनेज करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो कम पॉल्यूट होगा।
नेक्स्ट थर्ड आर जो है वो है हमारा रिसाइकिल। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। मटेरियल्स लाइक ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड, सेपरेटेड एंड रिसाइकिल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। रिसाइकलिंग की प्रोसेस भी आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, इनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं और बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस उनसे नई नई चीज़ें बनाते हैं, जिससे हमारा जो वेस्ट होता है वो मैनेज रहता है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो साफ रहता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, तो बाकी चीज़ें तो रिसाइकिल्ड हो जाती है और इतना खतरा नहीं होता है, लेकिन जो प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग होती है वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे होती है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स पे, एनिमल्स पे और एनवायरनमेंट पे, ये समझते हैं। बकेट, बॉटल, टॉय, शू, बैग, पेन एंड कॉम आर अ फ्यू थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये प्लास्टिक से बनी होती हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज बिकम अ मेजर कंसर्न नाउडेज बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिलीज हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और आजकल जो प्लास्टिक का यूज़ है, प्लास्टिक जो लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग को जब कोई भी चीज़ जब उनके ऊपर आती है, जब कोई भी डेंजर उनके ऊपर आता है, तब समझ में आता है, बट उससे पहले वो अलर्ट नहीं होते, उससे पहले वो ये नहीं कंसर्न नहीं दिखाते कि हमें हमारे लिए क्या अच्छी है, क्या बुरी है। तो प्लास्टिक का यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा आजकल हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं हीटिंग पे, बर्निंग पे। जब वो हीट अप होते हैं, जब जलाया जाता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिससे हमें उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा पॉल्यूट होता है। दे कैन ऑल्सो कंटामिनेट फूड स्टफ्स, और लोग क्या करते हैं प्लास्टिक का टिफ़िन यूज़ करते हैं या कोई भी फूड स्टफ रखने के लिए प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि वो जब गर्म होते हैं, जब जलाए जाते हैं तो वो हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम गर्म खाना किसी प्लास्टिक टिफ़िन में रखेंगे तो क्या होगा? हमारा खाना पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाएगा। इफ ईटन बाय एनिमल्स, प्लास्टिक्स कैन चोक एंड किल देम। ऑल्सो क्या हम क्या करते हैं कि घर में जो कचरा होता है या जो घर में खाना जो बचता है उसको हम प्लास्टिक बैग में बांध कर सड़क पे डाल देते हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं वो उनको खा लेते हैं, कभी-कभी उनको बिन प्लास्टिक के साथ खा लेते हैं और वो उनको गले में जाके चोक हो जाता है और वो बेचारे मर जाते हैं। Therefore, one should reduce and reuse plastic items as far as possible. When plastic items are to be discarded, they should be recycled to make new things. ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, जितना संभव हो उतना कोशिश करना चाहिए कि हम प्लास्टिक आइटम्स यूज़ ना करें, या करें भी तो बहुत ही कम यूज़ करें, और स्पेशली खाना बांध के उसको किसी पॉलीथीन बैग को या प्लास्टिक बैग को रोड पे ना डालें, जिससे एनिमल्स जो होते हैं उनको खा लेते हैं और उनका गला चोक हो जाता है और उनकी जान भी चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो कि ईज़िली रिसाइकिल्ड हो जाए और उससे नई चीज़ें बन जाएँ। Not all the plastics generated are recycled, hence causing much damage to life on earth. जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे प्लास्टिक्स रिसाइकिल नहीं होते हैं और वो पड़े रहते हैं इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में पड़े पड़े गर्म होते हैं और जलाए जाते हैं और हमारे लाइफ को और अर्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। In many places in India, plastics are totally banned, seeing its adverse effect on the environment. Some of the ways to reduce, reuse and recycle plastics are as follows. इंडिया में प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी बैंड है, फिर भी लोग नहीं मानते और यूज़ करते, कंटिन्यूसली यूज़ करते, आज भी यूज़ करते हैं, बट उनको नहीं पता कि वो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके दिए, आइडियाज़ दिए जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। कौन-कौन से हैं? पेपर, कॉटन एंड जूट बैग शुड बी प्रेफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग्स। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें पेपर के एनवेलप्स, कॉटन या जूट बैग का यूज़ करना चाहिए, क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। सम डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो
प्लांट्स, हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जो जार्स होते हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए कोई भी प्लांट को लगाने के लिए। एम्प्टी बॉटल्स कैन बी रिफिल्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर और एनी अदर liquid stuff. They think about the number of times you buy a bottle of water when you are out. Instead you can fill the used bottle and carry it whenever you are out. तो जब भी आप कहीं बाहर जाते तो आप अपनी या तो स्टील की बॉटल लेके जाओ या ग्लास की बॉटल लेके जाओ। पहली बात तो आप प्लास्टिक की बॉटल लेकर ही मत जाओ, और अगर कहीं आपका पानी खत्म हो जाता है, आप बाहर गए हो, तो आप उसको रीफिल कर लो, बट प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ मत करो। प्लास्टिक की बॉटल में जो वाटर आते हैं उनको मत पियो। जिप फॉइल्स कैन बी reused after cleaning thoroughly each time after storing फूड स्टफ्स। ठीक है, तो जो जिप फॉइल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फूड स्टफ को रखने के लिए, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बाय क्लीनिंग देम और बाय वॉशिंग देम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे पेपर बैग शुड बी प्रिफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग। पेपर बैग को हमें प्लास्टिक बैग के जगह यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। जो ये प्लांट्स जो हम लगाते हैं, पहली बात तो अगर ये सेरेमिक पॉट मिल जाए या मिट्टी का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक कंटेनर लीजिए, बट डिस्पोजेबल लीजिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हम लोग समझिए, अब हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर समझेंगे, जो कि हम अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि कैसे हमें पेपर का रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज एंड ट्रीज आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। तो पेपर जो होता है वो पेड़ से बनता है, और पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है पृथ्वी पे रहना, जिंदा रहने के लिए। तो पहली बात तो हमें पेपर बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेपर यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पेड़ कटेंगे, जो कि हमारे अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इवन इफ पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, डिप्लीशन ऑफ ट्रीज एट अ फास्ट पेस इज अ बिग कंसर्न। अगर पेपर बायोडिग्रेडेबल है, हम जानते हैं वो रिसाइकिल्ड हो सकता है, रीयूज हो सकता है, बट जो तेजी से जो हमारे पेड़ कम हो रहे हैं टू मेक अ पेपर, ये भी एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। Therefore, to save trees, we must use paper carefully. Some of the ways to save paper are, तो हमें अगर पेड़ बचाना है तो हमें पेपर का भी यूज़ बहुत ही केयरफुली करना है। और हम पेपर को कैसे कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। वी शुड ऑलवेज राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर शीट्स। हमें दोनों ही साइड लिखना चाहिए किसी भी पेपर के, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनयूज्ड पेजेस फ्रॉम ओल्ड नोटबुक्स कैन बी टर्न ऑफ एंड मेड इनटू अ न्यू नोटबुक फॉर डूइंग रफ वर्क एंड अदर मिसलेनियस वर्क। जो पुरानी जो नोटबुक्स हो जाती है जिनमें कुछ ऐसे पेज रह जाते हैं, उनको हमें निकाल के एक नई नोटबुक बनानी चाहिए, उसमें हम रफ कर सकते हैं, या कोई भी घर का छोटा मोटा काम का अगर हिसाब किताब लिखना है तो उस पर हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रीयूज एनवलप्स एंड कवर्स बाय यूजिंग स्टिकर्स टू राइट न्यू एड्रेसेस। और हम उन्हें जो एनवलप्स होते हैं उनको भी हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उन पे स्टिकर्स बना, या उनके जो स्टिकर्स होते हैं वो निकाल के हम उसको एज ए डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और न्यू एड्रेसेस या कुछ भी लिखने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक फ्रेश वाटर फ्रॉम फ्रेश पेपर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स। और हम पुराने न्यूज़पेपर से फ्रेश पेपर भी बना सकते हैं। By now we know how harmful garbage accumulation can be, but by following the 3 R's concept, we can manage the garbage generated in our surroundings so that it is beneficial to the environment. तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने समझ लिया कि जो कचरा का जो इकट्ठा होना है, ये जो कचरा हमारे घर से एनवायरनमेंट में जाके इकट्ठा हो रहा है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है, और हम इसको मैनेज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द 3 R's। 3 R's हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल से हम कचरे को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, और हम अपने सराउंडिंग से जो कचरे को है वो कम कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। आई थिंक आप लोगों ने इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा होगा और आप अपने घर के कचरे को अब प्रॉपरली मैनेज करेंगे बाय यूजिंग 3 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। If you are new, subscribe my channel. Also do like, share and comment. Thanks for watching.